हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। 23 तारीख का आपका एग्ज़ाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का। तो कल हम कंटेम्प्रेरी की एक क्लास करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की, यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो मैं कराऊंगी आपको। आज हम कर रहे हैं पेडागोजी ऑफ हिंदी के क्वेश्चन। पेडागोजी ऑफ हिंदी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। वैसे तो इसके अभी लॉन्ग भी रहते हैं, लेकिन पहले हम वेरी शॉर्ट कर लेते हैं, फिर शॉर्ट कर लेंगे, फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन बचे हैं वो कर लेंगे। मतलब बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन हमने कर भी लिए हैं, कुछ रहते हैं, ठीक है। और कुछ क्या रहते हैं, अगर सही तरीके से बताऊं तो उसके अंदर है कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, यानी माइक्रो टीचिंग पूरा डिटेल में पूछा गया है। मूल्यांकन का क्वेश्चन पूरे डिटेल में पूछा गया है। और एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता है, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो अगर आपने कॉमन टॉपिक वाली क्लासेस देखी हैं तो भी वहाँ से हो जाएगा, बाकी अलग से भी मैं करा दूंगी, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि क्लासेस चली हुई हैं रेगुलर बेसिस पे। हमने सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, टॉपिक वाइज भी, और रिवीजन सीरीज महामैराथन भी हमारी सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट हो गई है। बस टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी का एक पार्ट हुआ है, ये रहता है, इसका भी रिवीजन हम कर लेंगे। 2 पार्ट और होने हैं इसके, तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और पेडागोजिकल सब्जेक्ट में हमने बायोलॉजिकल साइंस ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है, मैथ पूरा कर लिया है, फिजिकल साइंस पूरा कर लिया है, हिंदी की आज ये 2nd क्लास है, और इंग्लिश की हमने 2 क्लासेस 2 मैराथन कर लिए हैं। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे सब्जेक्ट हम कर चुके हैं। कॉमर्स वालों का और एक क्लास करानी है, क्योंकि कॉमर्स वालों की भी डिमांड है कि कॉमर्स करा दो, लेकिन बस एक पेपर पूरा सोल्व करा दूंगी 2022 का, ठीक है। और लेट्स क्रैक को भी सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सीटेट का फॉर्म फिल किया है, क्योंकि यहाँ पे सीटेट की क्लासेस चल रही हैं। अल्टरनेट डेज पे हम सीडीपी भी कर रहे हैं। आज इंग्लिश पेडागोजी की क्लास हुई है, आज इंग्लिश पेडागोजी की हुई है, जो 2019 में इंग्लिश पेडागोजी आई थी पेपर फर्स्ट के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कुछ भी आपको कहना हो, पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो। अगर 1% रिप्लाई भी नहीं करती हूँ तो पढ़ लूँगी क्वेश्चन, संडे में रिप्लाई कर दूँगी। संडे में हम लाइव सेशन करते हैं 8 बजे रात में, ठीक है। बाकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं कॉलेज विद भावना के नाम से। कॉलेज विद भावना के नाम से सर्च भी कर सकते हैं, सर्च करने पे नहीं मिले तो आप कमेंट सेक्शन से उठा सकते हैं लिंक, अदरवाइज कमेंट में मुझे कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में मैं वहाँ भी दे दूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रखे हैं जो पिछले 3-4 साल में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान क्या है, यानी एक्शन रिसर्च पूछा है। पेन चेंज कर लेते हैं। एक्शन रिसर्च, ठीक है। एक्शन रिसर्च के स्टेप्स पूछे हैं। तो फर्स्ट क्या है, यानी जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है, जो भी समस्या है, वो उसका चयन करना है, समस्या का परिभाषीकरण करना है, यानी उसे डिफाइन करना है, उद्देश्य सेट करने हैं, कारणों का विश्लेषण करना है, यानी जो कॉजेज है उनका एनालिसिस करना है, परिकल्पनाओं का निर्माण करना है, यानी हाइपोथेसिस बनानी है, हाइपोथेसिस से संबंधित तथ्यों का संकलन करना है, हाइपोथेसिस यानी परिकल्पनाओं के परीक्षण हेतु पूरी रूपरेखा तैयार करनी है, पूरा फॉर्मेट बनाना है, और जो हाइपोथेसिस जो परिकल्पना हमने बनाई है उनका परीक्षण करना है, उनको टेस्ट करना है, उनका एक तरीके से परीक्षण करना है, देखना है उन्हें कि वो सही है या नहीं है, फिर लास्ट में कंक्लूजन पे जाना है, यानी निष्कर्ष पे जाना है। तो ये कुछ स्टेप हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक दूरदर्शन किस प्रकार की सहायक सामग्री है। शैक्षिक दूरदर्शन यानी टेलीविजन जो है वो किस तरीके की सहायक सामग्री है। तो एक तरीके से ऑडियो विजुअल है, यानी दृश्य श्रव्य सामग्री है। तो ये उपयोग होने वाली विभिन्न टेक्नोलॉजी, शैक्षिक सामग्री, टेलीविजन प्रोग्राम, वीडियो, ऑडियो, इंटरेक्टिव टूल्स का संग्रह होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाना और सुलभ बनाना, ठीक है, यानी फैसिलिटेट करना और इंटरेक्टिव बनाना। भाई ये जो हम ऑडियो विजुअल एड्स से पढ़ते हैं, ये क्या करते हैं, शिक्षा को सुलभ बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं, जिससे कि बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र क्या है। त्रिभाषा सूत्र का शब्दार्थ क्या है। तो त्रिभाषा यानी कोठारी कमीशन ने जो दिया है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसे हम बोलते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला,
ठीक है। तो तीन भाषाओं वाला सूत्र किसी स्थान पर त्रिभाषा सूत्र को लागू करने का अर्थ होता है उस स्थान के एक निश्चित स्तर तक के बालकों को तीन भाषाओं का अध्ययन कराना, यानी एक लेवल तक तीन भाषाओं का अध्ययन कराना। तो भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है? त्रिभाषा सूत्र के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर पहली भाषा जो होती है, यानी पहली भाषा बच्चे को क्षेत्र भाषा या मातृभाषा में पढ़ाया जाए, जैसे कि संस्कृत, उर्दू, तमिल, पंजाबी आदि हो सकती हैं। जो दूसरी भाषा यूज़ करनी है, यानी एक भाषा के साथ जो दूसरी भाषा यूज़ करनी है, वो राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा हो सकती है, जैसे कि हिंदी हो सकती है। तीसरी भाषा कोई भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा या विदेशी भाषा हो सकती है, जैसे कि कोई भी यूरोपियन भाषा, अंग्रेजी भाषा, कोई और भी भाषा हो सकती है। तो तीसरी भाषा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा या विदेशी भाषा होनी चाहिए, इसीलिए इसे त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन वाचन का प्रारंभ किस स्तर पर किया जाना चाहिए? नहीं, मौन वाचन क्या होता है? साइलेंट रीडिंग, जो मन मन में पढ़ते हैं, है ना। तो साइलेंट रीडिंग कौन करते हैं भाई? छोटे बच्चे तो करेंगे नहीं, वो तो मन मन में पढ़ते नहीं, वो तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं 2 1 2, 2 2 4, है ना। तो हम किस पे करेंगे? सेकेंडरी लेवल पे, माध्यमिक स्तर पे करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों में श्रवण कौशल को विकसित करने की कुछ विधियों के नाम बताइए। श्रवण कौशल यानी लिसनिंग स्किल। तो सस्वर वाचन हो सकता है, कहानी कथन विधि हो सकता है, कहानी सुनना, भाषण सुनना, नाटक मंचन हो सकता है। भाषा में मौखिक कौशल को विकसित करने की कुछ विधियों के नाम बताइए। तो मौखिक कौशल कौन से हो सकते हैं? यानी स्पीकिंग अगर हमें बच्चे की डेवलप करनी है तो कौन कौन सी विधि हो सकती है? वार्तालाप करना, वाद विवाद यानी डिस्कशन करना, वार्तालाप होता है इंटरेक्शन करना, चित्र वर्णन करना, नाटक मंचन करना। ठीक है, नाटक मंचन, डायलॉग डिस्कशन। सस्वर वाचन की कोई दो विशेषता बताइए। तो सस्वर वाचन यानी रिसाइटेशन की, सस्वर वाचन शिक्षा के लिए आवश्यक होता है क्योंकि वह शब्दों को सही उच्चारण और ध्वनिक ज्ञान को विकसित करता है। सस्वर वाचन शिक्षा बच्चों को भाषा और सांस्कृतिक विकास को समृद्ध करने में मदद करता है, उन्हें संगीत, कविता और साहित्य के प्रति रुचि और समझ का विकास करता है। यानी सस्वर वाचन यानी रिसाइटेशन करना, जैसे हम पोएम कोई भी रिसाइट करते हैं, गाते हैं, तो उसका क्या है? उससे सही उच्चारण बच्चों को आ जाता है, ध्वनिक ज्ञान का विकसित होता है, संगीत, कविता और साहित्य के प्रति रुचि उनकी डेवलप होती है, समझ डेवलप होती है। ठीक है। हिंदी भाषा में भाषा प्रयोगशाला किस प्रकार से आएगा? भाषा प्रयोगशाला यानी लैंग्वेज लेबोरेटरी। ठीक है। तो भाषा प्रयोगशाला हिंदी शिक्षण में विद्यार्थियों को भाषा के प्रयोग, व्याकरण, शब्दावली और वाक्य निर्माण की समझ और कौशल को विकसित करने में सहायक होती है। ठीक है। भाषा में प्रचलित स्वर और व्यंजनों की संख्या बताइए। तो स्वर कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। नाट्य प्रणाली क्या है? नाट्य प्रणाली संस्कृत में एक माध्यम है जिसमें कथानक और नृत्य यानी डांस का उपयोग करके भाव, भाषा, संगीत और नृत्यों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। शब्द रूप किसे कहते हैं? शब्द रूप शब्दों के विभिन्न रूपों को कहते हैं। विभिन्न रूप कौन कौन से हो सकते हैं? कारक, वचन, लिंग, विभक्ति और पुरुष, काल आदि के अनुसार बदला जा सकता है, जिन्हें वो शब्द रूप कहलाते हैं। ठीक है। वर्तनी संबंधी त्रुटियों के दो कारण बताइए, यानी जो स्पेलिंग एरर होते हैं उसके दो कारण क्या हो सकते हैं? तो उसके दो कारण क्या हैं? वर्तनी संबंधी त्रुटियों के कारण में शब्दों को गलत वर्तनी या त्रुटिपूर्ण वर्तनी करने की अवस्था हो सकती है, यानी स्पेलिंग गलत कर सकते हैं। दूसरा कारण बोलना या लिखने के दौरान नियमित वर्तनी नियमों का अनुपालन न करना, यानी जब हम बोलते हैं या फिर लिखते हैं गलत तरीके से सुनना, या तो गलत सुन रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, जैसे गलत वर्तनी का उपयोग करना या शब्दों को आवाज़ के सही तरीके से न बोल पाना, यानी कोई भी वर्ड है हम उसे सही प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं तो स्पेलिंग तो गलत हो गई। जैसे कोई क्या है, जैसे इंग्लिश का वर्ड है नो, इसे हम क्या बोलते हैं? नोन। कोई इसे क्या बोलता है? क्नोन, क्योंकि स्टार्टिंग से ही गलत बोला गया है तो गलत ही फिर लिखते हैं। और जैसे कि नो हमने बोला तो अगर बच्चे को पता नहीं है कि नो में के क्या है, साइलेंट होता है, तो वो क्या लिखेगा? इसी तरीके से तो लिखेगा, नो या नाउन, है ना। आगे चलते हैं, पद में रसानुभूत का क्या महत्व है? तो पद क्या होते हैं? पोएट्री यानी पोयम।
ठीक है। तो पोएम में क्या होता है, रिसाइटेशन होता है, रसानुभूत होता है, यानी रिदम होती है, फील होती है। तो इसका महत्व क्या है, जो कविता को आरंभिक भावनाओं और आदर्शों को प्रकट करने में मदद करता है। ठीक है, यानी फीलिंग्स डेवलप होती हैं इसमें। गद्य शिक्षण का क्या उद्देश्य है, गद्यांश यानी पोइट्री नहीं, प्रोज होती है गद्यांश शिक्षण से क्या उद्देश्य है, तो भाषाई कौशल का विकास होता है। जब हम प्रोज पढ़ते हैं यानी गद्यांश पढ़ते हैं, पूरा पैराग्राफ या कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, तो हमारी क्या है, लैंग्वेज स्किल डेवलप होती है, हमारी वर्ड वोकैब डेवलप होती है, यानी भाषा भंडार में वृद्धि होती है, भाषा के विविध रूपों से परिचित कराया जाता है, और विराम चिन्ह का भी हमें पता चलता है कि कहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है गद्यांश शिक्षण का उद्देश्य। मूल्यांकन की परिभाषा दी है, यानी इवैल्यूएशन पूछा है। तो मूल्यांकन क्या होता है, डांडेकर के अनुसार मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, यानी कितना सीखा है ना। मैं बार बार यही बताती हूँ कि मूल्यांकन क्या होता है, बच्चे का ये पता चलता है कि कितना बच्चे ने सीखा है, कितना उसने अचीव किया है, कितना उसे समझ आया है। मूल्यांकन जो उपागम है ये किसने दिया है, इवैल्यूएशन अप्रोच किसने दी है, बीएस ब्लूम ने दी है ना। 3 तरह का मूल्यांकन होता है, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, यानी संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और साइकोमोटर को क्या बोलते हैं हिंदी में, बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। गत्यात्मक पक्ष बोलते हैं। ठीक है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल से क्या तात्पर्य है, तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या होता है, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। मैं इंग्लिश में तुम्हें ये बता रही हूँ कि इंग्लिश में मेरा हाथ ठीक है, तो मुझे इंग्लिश में वर्ड ज़्यादा पता है, और दूसरी बात हिंदी में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न भी रहती है। जिन लोगों की इंग्लिश टच में है उन्हें क्या है, हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत होती है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल से क्या तात्पर्य है, तो स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स क्या होता है, गेस्चर्स को चेंज करना बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे कि बच्चा बोर ना हो। तो पढ़ते हैं, शिक्षण की सफलता का एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षण क्या करता है, अपने व्यवहारों में जानबूझकर परिवर्तन लाता है। जैसे कि हाथों की क्रियाओं को चेंज करना, पैरों की मूवमेंट, पैरों का जो मोशन है उसे चेंज करना, बोलने की जो पिच है उसे ऊपर नीचे करना, साउंड को, कलर चेंज करना, जो हम पढ़ा रहे हैं साइज किसी चीज़ का चेंज करना, तो इसे ही क्या कहते हैं, उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो रचना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्थायी और स्थानिक रचनात्मक कौशल प्रदान करना है। इसके माध्यम से वे स्वतंत्रता, समस्या समाधान, सहकारिता, सृजनशीलता और नवाचार कौशलों का विकास कर सकें। ठीक है, मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है, यानी मीजरमेंट और इवैल्यूएशन में क्या अंतर है। भाई मीजरमेंट क्या होता है, माप लेना, किसी चीज़ का मापना, 10 मीटर की चीज़ है ये 5 मीटर की चीज़ है, कितने मीटर का सूट हुआ, तो ये हुआ मापन। मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन यानी वही जो अभी हमने पीछे सुना था, पढ़ा था, मूल्यांकन होता है जब हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो उससे हमें स्थिति का पता चलता है कि बच्चे की एक्चुअल क्या चीज़, कहाँ तक बच्चा पहुँचा है, कितना उसे समझ आया है। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं कि स्वीटन के अनुसार किन्हीं निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक प्रदान करने की जो क्रिया है वो क्या है, मापन कहलाती है। जैसे मेज की लंबाई 10 मीटर कहना मापन है। ठीक है, कपड़े की लंबाई की 2 मीटर का कपड़ा है, 3 मीटर का कपड़ा है। लेकिन मूल्यांकन हमें ये बताता है कि बालक ने किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। अगर देखा जाए तो मापन वास्तव में क्या है, स्थिति निर्धारण है, जबकि मूल्यांकन क्या है, उस स्थिति का मूल्यांकन करना। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। कि बच्चे ने क्या है 10 में से 8 नंबर लेके आया, तो ये क्या है, उसका मापन है, माप लिए कि भैया इतने नंबर आए हैं। जबकि छात्रों के प्राप्तांक के आधार पर उनकी उपलब्धि स्तर के संबंध में संतोषजनक एवं असंतोषजनक स्थिति का निर्धारण करना मूल्यांकन का उदाहरण है। कि ये बच्चा कितना अच्छा है, गुड है, बैड है, कि भाई ये बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, तो ये इसका मूल्यांकन है। कितना अचीव कर पा रहा है, इसे कितना समझ आया है, ये चैप्टर इसे समझ आया है नहीं आया है, तो ये उसका क्या है, मूल्यांकन है कि उसने इस चैप्टर को कितनी अच्छी तरीके से समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचन की विशेषताएं बताइए। तो वाचन की क्या विशेषताएं हैं, संवेदनशील को प्रकट करता है, ज्ञानवर्धन और मनोरंजन का स्रोत है, विचारों, विचारधारा और अनुभव को साझा करने का माध्यम है, भाषा और शब्दों को सही उपयोग को स्थापित करता है। ठीक है, तो ये रीडिंग के फ़ायदे होते हैं कि बच्चों को क्या है, सेंसिटिव बच्चों को पढ़ना आ जाता है, उनकी नॉलेज डेवलप होती है, एंटरटेनमेंट भी होता है, उनके थॉट डेवलप होते हैं, थिंकिंग पावर डेवलप होती है, एक्सपीरियंस उन्हें मिलता है और उनकी वर्ड वोकैब डेवलप होती है। ठीक है, तो ये फ़ायदे हैं किसके, वाचन के यानी रीडिंग के।
मौन वाचन का क्या उद्देश्य है, यानी साइलेंट रीडिंग का क्या उद्देश्य है, तो साइलेंट रीडिंग से बच्चे को क्या है, अंतरंग शांति यानी मन की शांति, सेटिस्फेक्शन मिलता है, मन को सुरक्षित रखना, आत्मसमझ यानी खुद की अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो ये इसके उद्देश्य हैं मौन वाचन के। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग डैश हेतु किया जाता है, किस लिए किया जाता है, जिससे कि शिक्षक के व्यवहार को बदला जा सके, शिक्षक के अंदर कौशल विकसित किए जा सके, या विशिष्ट शिक्षण कौशल में शिक्षण की तैयारी कर सकें। ठीक है, और ये पूछ सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण किसने दिया है, तो ड्वाइट एलन ने दिया है। हिंदी हो या इंग्लिश हो, नाम यही रहेगा सेम। ठीक है, ये जो साइकिल है ये कितने मिनट की होती है, ये भी पूछ सकता है। देखो वैसे आपको अलग अलग टाइम मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल टाइम 36 मिनट ही है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। पै फै बै भै ये कौन से व्यंजन हैं, तो ये ओष्ठ्य व्यंजन होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों होठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वो ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, भाषा प्रयोगशाला से भाषा का विकास किया जा सकता है, तो ये क्या है, सही और गलत बताना था, यानी ट्रू फॉल्स करके पूछा है। तो हाँ, भाषा प्रयोगशाला में लैंग्वेज लेबोरेटरी में भाई लैंग्वेज का तो डेवलपमेंट होगा, तो बात तो सही है। तो भाषा प्रयोगशाला एक ऐसी स्थापना है जहाँ भाषा का विकास, अध्ययन और अनुसंधान किया जाता है, यानी लैंग्वेज को डेवलप किया जाता है, लैंग्वेज की स्टडी होती है, लैंग्वेज की रिसर्च की जाती है। यहाँ भाषा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि व्याकरण, शब्दावली, वाक्य रचना, भाषा विज्ञान, लिपि, उच्चारण और भाषा प्रयोग। भाषा प्रयोगशाला छात्रों के भाषाई कौशल का विकास करती है और उन्हें विभिन्न भाषा समरीकियों में सक्षम बनाती है। ठीक है, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लैंग्वेज अगर हम बच्चे को लैंग्वेज नहीं, अगर बच्चे को हम पोएम पढ़ा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों के क्या है, मुख्य उद्देश्य छात्रों में साहित्यिक और सृजनात्मक कौशल का विकास करना, यानी क्रिएटिविटी डेवलप करना। क्या है, क्रिएटिविटी डेवलप करना। ठीक है, इमेजिनेशन डेवलप करना। भाई जब पोएम पढ़ाते हैं कि एक चिड़िया पेड़ पर बैठी थी, तो बच्चे इमेजिन करते हैं पेड़ पे बैठी होगी, क्या कर रही होगी, कैसे उड़ेगी, अपने बच्चों को दाना पानी कैसे खिलाएगी। तो बच्चों के अंदर क्या है, इमेजिनेशन आती है, क्रिएटिविटी आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भाषा किसे कहते हैं, तो विचारों के आदान प्रदान को भाषा कैसे कहते हैं। मनुष्य अपने विचारों, अपनी इच्छाओं, धारणाओं एवं मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, बच्चों में लेखन कौशल को विकसित करने की कुछ विधियों के नाम बताइए कि राइटिंग स्किल कैसे उनकी डेवलप होगी। तो वक्र विधि है, रूपरेखा अनुकरण विधि है, पेस्टोलॉजी विधि है, जैक्टार्ट विधि है, और मोंटेसरी मेथड भी हो सकता है, और भी बहुत सारे मेथड, एनालिसिस मेथड यानी संश्लेषण विश्लेषण विधि हो सकती है। जो भी विधि आपके दिमाग में आए वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि बच्चा तोड़ के भी लिख सकता है, जोड़ के भी लिख सकता है, यानी संश्लेषण में भी लिख सकता है, विश्लेषण में भी लिख सकता है, तो कैसे भी लिखा जा सकता है। पुनर्बदल क्वेश्चन से क्या तात्पर्य, यानी रीइंफोर्समेंट स्किल से क्या मतलब है। तो पुनर्बलन क्या होता है, आंतरिक बल अर्थात छात्रों के शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए उन्हें बल देना अर्थात उन्हें प्रेरित करना। बच्चों को क्या है, टाइम टू टाइम फीडबैक देना, मोटिवेट करना कि उन्होंने अगर अच्छा कुछ क्वेश्चन पूछा बच्चे से, जैसे तो उसे अगर ये कह दिया शाबाश बेटे तूने तो बहुत अच्छा आंसर बताया, या फिर 2-4 उसकी तारीफ कर दी, तो बच्चा क्या है, मोटिवेट हो जाएगा। और अगर उसे उसकी बेइज्जती कर दी तो वो क्या है, डिमोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो पुनर्बलन क्या है, बल देने के लिए होता है जिससे छात्र अनुक्रिया कर सके। इसमें पुनर्बलन उद्दीपन का कार्य करता है। इस उद्दीपन हेतु छात्र उचित अनुक्रिया करते हैं, यानी अच्छा काम करते हैं, फिर वो उन्हें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी अच्छा करेंगे। ठीक है, सहस्वर वाचन के प्रकार बताइए। तो सहस्वर वाचन व्यक्तिगत वाचन हो सकता है, सामूहिक वाचन हो सकता है, यानी ग्रुप रीडिंग करना या फिर अलग से पढ़ना। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है, उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमेडियल टीचिंग। तो रिमेडियल टीचिंग क्या होती है भाई, पहले हम क्या करते हैं, निदान करते हैं बच्चे का, हम क्या करते हैं, निदान करते हैं, यानी नैदानिक परीक्षण हम करते हैं।
ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले डायग्नोज करते हैं, फिर उसके बाद रिमेडियल टीचिंग देते हैं। तो रिमेडियल टीचिंग किस लिए दी जाती है, छात्रों को उनकी अधिगम कठिनाइयों को दूर करने के लिए, यानी उनके गैप्स को फिल करने के लिए, जो उनकी जगह है उसे भरने के लिए, गैप्स को फिल करने के लिए, उनकी डिफिकल्टीज को दूर करने में मदद करता है। शिक्षकों को कक्षा प्रबंधन में दक्षता विकसित करने में मदद करता है, यानी टीचर्स की भी हेल्प होती है, वो क्लास को मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, छात्रों को अधिगम कठिनाई को दर्ज करने के लिए शिक्षकों की मदद करना, कि बस टीचर्स को ये पता चल जाता है कि इनके गैप्स कहाँ हैं और कहाँ इन्हें पढ़ाना है। ठीक है, वाचन डैश की कुंजी मानी जाती है, तो वाचन ज्ञान और संचार की कुंजी मानी जाती है। ठीक है, छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए डैश प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। तो किस तरीके के प्रश्न होते हैं, जब देखो जैसे कि हम लेसन प्लान बना रहे होते हैं तो हम किस तरीके के प्रश्न रखते हैं, इंट्रोडक्शन टाइप के प्रश्न रखते हैं, है ना, जिससे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए चैप्टर का और बच्चों के ज्ञान से जुड़ जाए। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके का रहता है कि वो बच्चों के ज्ञान से जोड़ा जा सके, तो उन्हें हम कैसे प्रश्न बोलते हैं, प्रस्तुत प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो जहाँ भी आप बीएड ग्रुप में जुड़े हुए हैं, यानी हर कॉलेज के बीएड के ग्रुप बने हुए होते हैं, तो वहाँ आप शेयर कर सकते हैं, लाइक भी करके जाइएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपके लाइक से, आपके शेयर से मोटिवेशन मिलता है, बाकी और तो कुछ होगा नहीं, तो इतना तो आप कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।